नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया तमोली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लैंग्वेज स्किल का पार्ट 3, यानी कि इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पठन कौशल के बारे में, यानी कि रीडिंग स्किल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पठन कौशल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसे देख के अपने अनुसार नोट्स बना सकती हैं। ठीक है, तो सामान्यतः पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। उच्चारित करने यानी कि प्रोनाउंसिएशन करना और उसका जो मीनिंग होता है वो ग्रहण करना है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या होता है, हम उस चीज़ को, उस वर्ड्स को, उस अक्षर को बोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम उनके बारे में जो भी वाक्य लिखा गया है उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहां मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पठन कौशल का अर्थ स्वयं अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है स्वयं में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या होता है, हमें उसका मीनिंग पता चलता है। ठीक है, और दूसरा है कि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित होता है। तो क्यों आधारित होता है? क्योंकि जब हम कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसको पढ़ते हैं तभी तो हमें नॉलेज मिलता है ना, ऐसा तो नहीं मिलता है। तो ये इसलिए ये चीज़ दी गई है। फिर आता है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुका होता है। कैसे? क्योंकि वो सुनता है। आप कभी देखेंगे कि जो बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो सुनने का काम करता है, सुनता है, सुनने के बाद वह बोलता है, और जब वह बोलने लगता है उसके बाद वह सीखता है लिखना, है ना, लिखना सीखता है या फिर पढ़ना सीखता है। सबसे पहले तो वो पढ़ना सीखता है। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। तो इसलिए कहा गया है कि श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से वह जो छात्र होता है वह पहले ही परिचित हो चुका होता है। इस कौशल के अंतर्गत सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर स्वस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए उसमें निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण करना सीखता है। इस प्रकार पठन कौशल श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि इस कौशल के अंतर्गत सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर, यानी कि कोई भी चीज़ हमने सुना, हमने एक ध्वनि सुनी ना, और फिर क्या है कि हमने उस चीज़ को सुना, हमने पढ़ना सीखा, और फिर क्या हो रहा है कि जो चीज़ लिखा गया है, जो भी प्रतीक दिए गए हैं, तो हमने क्या किया, सुनी हुए ध्वनि में के अनुसार क्या किया, उसका संबंध स्थापित करके उसको पढ़ा, उसको रीड किया, उस अक्षर को बोला। ठीक है, अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए उसमें निहित भाव एवं विचारों को ग्रहण करना सीखता है ना, कि जो भी उसमें लिखा हुआ है तो क्या करता है, वो उसको रीडिंग करता है और जो भी उस चीज़ का मीनिंग है उसको अर्थ करो, उसके अर्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, जो भी वो विचार उसमें दिया गया है, जो आप पढ़ रहे हो, तो उसको वह ग्रहण करता है। इस प्रकार पठन कौशल श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होता है। क्योंकि सुनते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और हमें फिर वही चीज़ रिमाइंड होती है कि हम इस अक्षर को ऐसे बोलते हैं, है ना, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बोलते हैं। फिर आता है पठन के प्रकार की, जो हमारा जो पठन होता है वो कितने प्रकार के, यानी कि रीडिंग जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो पहला आता है हमारा सस्वर पठन, यानी कि रेसिटेशन रीडिंग। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं कि जो सस्वर पठन होता है वह भावानुकूल करना चाहिए। सस्वर पठन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोलते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पे विराम देना है, ये नहीं कि लगातार बोलते जा रहे हैं।
ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम कोई चीज़ रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते समय भी, लिखते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे हमारा पूर्ण विराम आएगा, कहाँ नहीं, हमें किस तरह से वाक्यों को बोलना चाहिए। फिर आता है कि स्वस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता यानी कि बिल्कुल आप जो भी बोल रहे हो, जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि सामने वाला भी आपकी बात को समझ सके, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप बिल्कुल स्पष्ट बोलें, क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे तो क्या होगा कि आपकी हमेशा ही आदत पड़ जाएगी उसको गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि रीडिंग क्या होती है, इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसको इम्प्रूव करने में यह काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर आता है कि स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो शब्द जैसा लिखा है उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों की अपनी रीजनल जो लैंग्वेज होती है वो भी अलग होती है सबकी, है ना। अब क्या होता है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई गढ़वाली बोलता है, कोई जौनसारी बोलता है, कोई अलग दूसरी भाषा बोलता है। अब क्या होता है वो हिंदी पढ़ते समय क्या होता है कि उसका जो कुछ ना कुछ उसका टोन जो आ जाता है ना पढ़ते समय या बोलते समय, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। प्रॉपरली जो वर्ड जैसे लिखा गया है, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, हमको ऐसे ही बोलना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है, ठीक है। फिर आता है कि जो हमारे ये सस्वर पठन होता है, यानी कि रेसिटेशन रीडिंग जो होती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिक पठन, यानी कि इंडिविजुअल रीडिंग। एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली सस्वर पठन को व्यक्तिगत पठन कहते हैं, यानी कि जब एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, या एक ही छात्र जो है जब वह पढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिक पठन। माध्यमिक कक्षाओं में पठन प्रायः व्यक्तिक ढंग से होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों की उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। ये चीज़ आपने देखी होगी कि जब आप लोग 4th 5th क्लास में रहे होंगे, या मतलब जब भी आपको मैम रीडिंग करवाती होंगी तो क्या करती होंगी, जहाँ पे भी आप गलती करते हो वहीं आपको रोकती होंगी, बताती होंगी कि आपने इस चीज़ को गलत बोला है, ताकि आप वहीं पे अपना सुधार करें, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो टीचर होता है वो छात्रों की जो भी प्रोनाउंसिएशन में जो भी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारता है। इस विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही बच्चा पढ़ रहा है तो वो जो भी पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि कितना वो सही पढ़ रहा है, कितना वह गलत पढ़ रहा है। तो हम उसको वहीं पर रोक करके उसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हम उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता होती है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमिडियल टीचिंग, ठीक है। अब जैसे हमें पता चल गया कि उस बच्चे ने यहाँ गलत बोला है, ठीक है। अब हमें पता है ना कि इस बच्चे ने गलत बोल रहा है, इसको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, उसको रेमिडियल टीचिंग देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि दोबारा से हम जो भी चीज़ उसने गलत पढ़ी है तो हम उसको सिखाते हैं दोबारा से कि इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्या दी हमने, एक रेमिडियल टीचिंग दी। रेमिडियल टीचिंग यही होती है कि जिसमें हम बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि जो भी हमने बच्चों को सिखाया वह बच्चों को आया कि नहीं आया। जब हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं यानी कि मूल्यांकन करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, और फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने जिस भी टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाया क्या वह टीचिंग मेथड सही था। अगर उससे बच्चे को समझ नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, अपनी टीचिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और बच्चों को दोबारा से, जिसमें भी बच्चे को समस्या होती है, बच्चे को नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी टीचिंग वे को थोड़ा सा चेंज करते हैं और बच्चों को दोबारा से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये होती है रेमिडियल टीचिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें एक फीडबैक भी मिलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं आया, जब हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं एक तरह से, है ना। तो ये चीज़ होती है हमारी उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमिडियल टीचिंग। फिर आता है सामूहिक पठन, मतलब क्या होता है, ग्रुप रीडिंग। 2 या 2 से अधिक छात्रों के द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। इस पठन से बच्चों छात्रों की झिझक दूर होती है
उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। सामूहिक पठन 13-14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही किया जाए। छात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो ताकि पड़ोसी कक्षा की शांति भंग ना हो। ये ज़्यादातर कब होता है कि छोटी क्लासेस में होता है, जिसमें बच्चों को अक्षर सिखाए जाते हैं। कुछ भी हम छोटे छोटे वर्ड्स जब बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे साथ में बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का संकोच होता है बोलने का, तो ये सब दूर होता है साथ में बोलने में, ठीक है, और उनके अंतर्गत एक आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। और जो ये हमारा ग्रुप रीडिंग होती है ये 13 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। और छात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो, क्योंकि क्या होगा, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा आवाज़ होगी और आसपास की जो क्लास होंगी उनमें भी डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए जो ये ग्रुप रीडिंग होती है ये ज़्यादा बच्चों में नहीं करनी चाहिए, जैसे 5-6 बच्चे हैं, 10 बच्चे, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो शोर अधिक होगा और दूसरी क्लास को भी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था सस्वर पठन के बारे में, अब आता है मौन पठन। मौन पठन में क्या होता है कि जिसमें हम लोग अपने मन में पढ़ते हैं, ठीक है। मौन पठन को हम साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहला है कि मौन पठन में थकान कम होती है, क्योंकि हम थकते ही नहीं है बोलते बोलते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इसमें हम थकते नहीं हैं, क्योंकि इसमें वाक्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो उसमें केवल हमारा नेत्र, यानी कि हम नेत्र से देख रहे होते हैं और अपने मस्तिष्क को से कार्य कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ हमें बोलना तो है नहीं, हम अपने मन में ही क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थकान नहीं होती है। अब जैसे मैं आप बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, साइलेंट रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगी पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को मन में पढूं तो मैं जल्दी भी पढ़ पाऊंगी और क्या होगा कि मैं थकूंगी भी नहीं। तो ये चीज़ है। फिर सेकंड आता है कि मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित होकर व ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। ये आपने खुद भी इस चीज़ को देखा होगा कि जब आप लोग बिल्कुल साइलेंट रीडिंग करते हो तो आपको जो फोकस होता है पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से हो पाता है। थर्ड पॉइंट आता है कि मौन पठन में समय की बचत होती है, ठीक है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में स्वर पठन में 170 शब्द बोलते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन है ना कि ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा, यानी कि इन्होंने परीक्षण किया था जिसमें इन्होंने देखा कि जो क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 मिनट में स्वर पठन में 170 शब्द बोलते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये चीज़ है इसमें। और मौन पठन में इतने समय में 210 शब्द बोलते हैं, यानी कि जब वो क्या करते हैं, रेसिटेशन रीडिंग करते हैं, जो बोल बोल के पढ़ते हैं, तो उसमें वह कम शब्द बोलते हैं, यानी कि 170 शब्द बोलते हैं। और मौन पठन में यानी कि साइलेंट रीडिंग में वो 1 मिनट में कितने 210 शब्द बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट देखो, 1 मिनट में कितने बोलते हैं स्वर पठन में 170, और साइलेंट रीडिंग में 1 मिनट में कितने बोलते हैं 210 शब्द बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है कि मौन पठन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, चिंतन करने में मौन पठन सहायक है, ठीक है। फिर आता है स्व अध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक है। स्व अध्याय मतलब कि सेल्फ रीडिंग, यानी कि खुद से पढ़ने की जो आदत विकसित होती है मौन पठन से एक हेल्पफुल होता है कि साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर आदत आती है कि हम खुद से किसी भी बुक्स को पढ़ें। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मौन पठन का अभ्यास हो। अब इसके उद्देश्य आते हैं। तो पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना इसका उद्देश्य होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या समझाना चाह रहा है, तो उस चीज़ को हम समझ सकें। दूसरा है अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना। फिर आता है पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना कि जो भी हमने पढ़ा है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हमने समझ लिया ना तो हमें उसके एक कंक्लूजन मिल जाता है कि हमने इस पार्ट से ये निकला, मतलब हमने ये चीज़ सीखा है, इससे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है,
ठीक है, वही चीज़ है। पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं तो आप उसका उत्तर दे सकें। भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयाँ सामने रख सकना, ठीक है, कि जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, साइलेंट रीडिंग के द्वारा क्या कर सकते हो कि आप उसको बता सकते हो कि आपको ये समझ में नहीं है। और जो सेकंड वाला जो लाइन है, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना। आपने ये चीज़ देखा होगा कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं अपने स्कूल की, तो जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है क्या चीज़ इसमें अच्छी है, क्या चीज़ नहीं, यानी कि आपके नोट्स के लिए क्या चीज़ अच्छा है। तो आप क्या करते हो, एक तरह से चयन करते हो ना, उसमें से आप पेंसिल से टिक लगा देते हैं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो पूरी बुक तो नहीं छाप देते हैं ना, या पूरा चैप्टर नहीं लिख देते हैं, उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उसको सिलेक्शन करके तब आप अपने नोट्स बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही है। फिर आता है कि शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना कि इसका क्या अर्थ है। शब्दों का अनुक्रमणिका, परिशिष्ट, पुस्तक सूची आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेना। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। यानी कि संधि विच्छेद आपने देखा होगा कि जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, जिसका हम अर्थ निकालते हैं, किसका मतलब क्या है, संधि विच्छेद करना, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग में क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसके जो आगे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। यानी कि जैसे उपसर्ग में क्या होता है कि वो अर्थ ही बदल देता है, आगे का वह अक्षर उस शब्द में जो भी आगे का अक्षर जुड़ के क्या करते हैं उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा उपसर्ग। जैसे कि मैंने बोला शुभ, अब शुभ में मैंने क्या किया, अ लगा दिया, तो अ क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। अब मैंने क्या बोला, अशुभ, तो क्या हुआ कि जो शुभ का अपोजिट क्या हो गया, अशुभ होना, तो इसने क्या किया, उसके मीनिंग को ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो अ है वो क्या है, उपसर्ग है, और प्रत्यय क्या है हमारा, शुभ है, ठीक है। फिर आता है मौन पठन के भेद। इसके दो भेद होते हैं। पहला आता है गंभीर पठन, भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्र भाव की खोज करना, ये होता है हमारा गंभीर पठन। यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, और जो चीज़ भी समझाना चाह रहे हैं या हमें कुछ भी उसमें से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, है ना। अगर हमें नोट्स भी बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, उसको अंडरलाइन करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं, जब हम उसका अच्छे से गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आता है द्रुत पठन, यानी कि रैपिड रीडिंग, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना, द्रुत पठन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना। क्योंकि जो भी मतलब हमने सीखा है भाषा, जिस भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं। साहित्य से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना, यानी कि कभी भी जैसे हम बुक्स पढ़ने लग जाते हैं ना, तो वो सब जैसे हम कोई नॉवेल्स पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है पठन कौशल का। तो पहला आता है कि पठन कौशल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में विशेष रूप से सहायक है। विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का बहुत ही हमें फ़ायदा होता है। एक तो हमें नॉलेज मिलती है, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, हम सही गति से पढ़ना सीखते हैं, हमें पता चलता है कि हमें किस अक्षर को किस वर्ड को हमें कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, तो हमें सब चीज़ों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है, यानी कि अपने प्रोनाउंसिएशन को जितना हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं कुछ भी पढ़ो लेकिन उससे क्या होता है, हमें नॉलेज ही मिलता है, ठीक है, मतलब सही चीज़ों को पढ़ने से हमें नॉलेज ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है ना कि शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि हमें जितना आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, नए हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें रखा है। फिर आता है थर्ड, पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे किस चीज़ को, जैसे हम जानते हैं ना कि हर भाषा की अपनी क्या होती है, ग्रामर होती है। तो पढ़ने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कहाँ पे किस शब्द को कैसे लगाया जाता है, कैसे किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें व्याकरणिक ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है। पठन कौशल विद्यार्थी के अन्य भाषाई कौशलों, श्रवण, वाचन व लेखन में निपुणता प्राप्त करने में सहायक होता है। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा, तो पढ़ने से क्या हुआ, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हुआ, तो जब भी हम बोलेंगे तो हम एकदम क्लैरिटी बोलेंगे, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, जो भी बोलेंगे, लिखेंगे भी, क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो वही चीज़ हम लिखते हैं। ठीक है, तो उस पर हम निपुणता प्राप्त करने में सहायक हैं। फिर आता है कि पठन कौशल के द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उससे हमें बहुत जल्दी इजीली आ जाता है। जैसे कि अगर आपकी बुक में कोई भी स्टोरी होती है तो स्टोरी के साथ अगर डायग्राम्स होते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्टोरी काफ़ी ईजी सी हो जाती है, हमें आसानी से समझ में आ जाती है ना। फिर आता है कि महान व्यक्तियों की जीवनियाँ एवं आत्मकथाएं पढ़कर व्यक्ति उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। ठीक है, जैसे हम अच्छी अगर बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी जीवन के बारे में, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट करती है ना। हमारे अंदर एक अलग सा ही एक बिहेवियर होता है कि हमें कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं सही मार्ग पर चलने में, अच्छे काम करने के लिए। फिर आता है कि आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है। यानी कि आपका कोई भी बिजनेस है, बिजनेस ही नहीं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है। आपके पास जितना नॉलेज होगा आप उतना ही ज़्यादा ग्रो अप करेंगे। ठीक है, तो जितना आप पढ़ेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और उसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं। फिर आता है पठन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। घर में, उपवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप ये नॉर्मली देखते होंगे कि हम लोग कहीं पर जाते हैं ट्रैवल पे, जैसे हम कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। अब आजकल तो ये कि लोग गाने सुनते हुए जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो सोचते हैं कि क्या करना है ये गाने सुन के, इससे अच्छा हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम कोई मैगजीन्स खरीद लेते हैं, हम न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं, कोई भी बुक ले लेते हैं, ताकि हमारा जो है हम इसका सदुपयोग करेंगे, ये बेकार ना जाए हमारा समय, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कभी भी आपको फील हो रहा है कि बहुत बोर, तो आप पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ने से क्या होगा, आपका ही फायदा है, आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, फिर आता है कि सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है और अध्ययन पठन का ही एक रूप है। आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें ना कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं जिसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स किसी भी चीज़ के दोनों होते हैं। तो आप किसी चीज़ में कमी कैसे निकाल सकते हो, या आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होता है, लास्ट में सब लोग अपना अपना मत देते हैं, है ना, अपना व्यू देते हैं। कि कुछ लोग तो सपोर्ट में होती है कि हाँ उनको ये चीज़ सही लगी, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि नहीं ये जो थ्योरी ये गलत है, इसमें ये चीज़ गलत दी गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उनको ये चीज़ नॉलेज है तभी तो, क्योंकि उन्हें नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तभी तो वो किसी चीज़ में कमी निकाल रहे हैं ना। तो वही चीज़ है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में विकसित होना है, ठीक है, हम कभी भी हमारे अंदर जो ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण आता है तो वो कैसे आता है कि जब हम स्टडी करते हैं, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है उस विषय का, ठीक है, तो तभी हम कह सकते हैं कि यह गलत बोल रहा है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, है ना। तो हमें ज्ञान का होना अति आवश्यक है, हमें अध्ययन की अति आवश्यकता है। फिर आते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पठन कौशल के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है बालकों को
स्वर के आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ सकें। आरोह अवरोह आई थिंक इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो उनको अभ्यास कराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाएँ, कहाँ पे उनको कैसे किसी शब्द को, कैसे वाक्य को पढ़ना है उसके बारे में। बालकों को पठन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, जिससे छात्र स्वर तंत्रियों का प्रयोग करके शुद्ध पठन कर सकें। यानी कि पठन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान। आप देखते हैं कि शुरू से ही छोटे बच्चों को सिखाया जाता है आ से अनार बड़े आ से आम, या फिर उसी की बात नहीं है, हम इंग्लिश में भी कहें तो बच्चों को सिखाए जाते हैं राइमिंग वर्ड्स। इसीलिए सिखाए जाते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, उन बच्चों का अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, फिर उनसे मिला करके कोई वर्ड बनाना सिखाया जाता है ना। राइमिंग वर्ड्स देते हैं हम बच्चों को। इसी प्रकार से हिंदी में भी होता है, ताकि जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही अक्षरों की पहचान हो, उन्हें जोड़ना आना चाहिए। उन किसी भी अक्षर को हम कैसे बोलते हैं या अल्फ़ाबेट को हम कैसे बोलते हैं, कैसे साउंड होता है वो आना चाहिए। उनको मिला करके हम कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम शुरू से ही सिखाते हैं बच्चे को, ताकि वह उसे उस अक्षर की पहचान हो, वह शब्द बनाना सीखे, शब्द से वाक्य बनाना सीखे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे को शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाए। फिर आता है पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाए, छात्र पढ़कर उसका भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाए। ठीक है, कि पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाए कि कुछ भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस जो भी शब्द लिखा है तो उसके बारे में हम अध्ययन कर सकें कि ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, और उसको पढ़ करके हम उसके भाव को समझ सकें। ठीक है, और हम दूसरों को भी उस चीज़ के बारे में समझा सकें। अगर हमें ही नहीं आएगा तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। तो यही कि हम क्या कर सकें, पठन यानी कि रीडिंग के द्वारा क्या कर सकें, हम किसी भी शब्द का मीनिंग जाने, दूसरों को भी पढ़ा सकें। फिर आता है कि पठन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, स्वस्वरता आदि का सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। पठन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। वही चीज़ है कि बच्चों को हम शुरू से ही सिखाते हैं कि कोई भी अक्षर की पहचान सिखाते हैं, उसको बनाना, उसकी ध्वनि सिखाते हैं। ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, शब्द बनाना सिखाते हैं, बच्चों को वाक्य बनाना सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ सिखाई जाती है, और फिर वो बच्चा जितना पढ़ता है तो उसको उसके बारे में नॉलेज होता है, और साथ ही पढ़ने के द्वारा बच्चों को पता चलता है कि कहाँ पे हमें विराम लगाना है, कैसे बोलना है, कहाँ पे अर्धविराम है, कहाँ लगाना चाहिए इनको। तो हमें सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है इसके द्वारा, पठन कौशल के द्वारा। तो ये उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें आए। ठीक है, पठन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है। पठन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये सभी चीज़ें होती हैं कि हमें कि जो भी हमारी गलतियाँ होती हैं लिखने में, सुनने में, तो हम क्या कर सकें, हम उस चीज़ को पढ़ करके उन गलतियों को, जो हमारी मिस्टेक्स होती है उसमें हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो, हम नए नए शब्द सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखें। ठीक है, स्वाध्याय यानी कि सेल्फ रीडिंग की प्रवृत्ति हमारे अंदर आए। फिर आता है पठन के आधार। तो 2 आधार हैं, पठन मुद्रा एवं पठन शैली। पठन मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने का ढंग, पठन सामग्री को हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तो पठन मुद्रा और पठन शैली। पठन मुद्रा का मतलब क्या है कि हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, लेट के पढ़ते हैं, कुछ खड़े होके पढ़ते हैं, कुछ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पठन की मुद्रा। फिर आता है उसकी शैली, इस पठन सामग्री को हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भाव अनुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अंगों का संचालन। ठीक है, फिर आता है कि भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली है। पुस्तक के पाठ को पढ़ते समय बाएं हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में पकड़ना चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ पर बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए और दूसरा हाथ भाव अभिव्यक्ति के लिए खुला छूटा रहे। देखिए, ये आपको दिखा रखा है, इसमें दे रखा है कि जब भी आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आपको किस प्रकार से आपको बुक्स को पकड़ना चाहिए। तो दिया है कि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, बाएं हाथ, उसमें आपको बुक पकड़ना चाहिए और इस तरह से पकड़ना चाहिए कि बीच में, जहाँ पे वो देखते हैं ना, बीच में वो
लाइन बनती है, यहाँ जहाँ से मुड़ती है पुस्तक, है ना, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब होता है, अंगूठा होता है, वो वहाँ पे आना चाहिए। और दूसरा हाथ भाव अभिव्यक्ति के लिए होता है ना, कि हम पढ़ते समय अपने हाथों को हिलाते हैं कुछ भी चीज़ समझाने के लिए, तो उसके लिए हमें दूसरा हाथ भाव अभिव्यक्ति के लिए खुला छूटा रहे। बड़ी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही नहीं बल्कि छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए। यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चलिए वो तो पढ़ रहे हैं, वो दोनों हाथ से पकड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर को क्या है, एक तो इस तरह से बुक को पकड़ना चाहिए और केवल उसका ध्यान केवल पुस्तक पे नहीं होना चाहिए कि वो बस पुस्तक ही पढ़ रहा है, बुक ही पढ़ रहा है, बल्कि बच्चों को भी उसे देखना चाहिए कि क्या बच्चे ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हैं, क्या वह सही से पढ़ रहे हैं, बुक में देख रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए ये चीज़ दी गई है। इसकी विशेषताएं हैं कि प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, पठन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना इसकी विशेषताएं हैं। मधुरता, प्रभावोत्पादकता एवं चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, पहला है प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, यानी कि जो भी हम अक्षर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही पढ़ें और बिल्कुल क्लियर पढ़ें। ठीक है, और लगातार हम एक अच्छे से एक लय में पढ़ें। ठीक है, फिर आता है मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से, यानी कि सही तरीके से हम किसी भी चीज़ को पढ़ें। ठीक है, और प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। ठीक है, तो मतलब कि शब्दों के बीच में गैप भी होना चाहिए, यानी कि एक साथ सारे शब्दों को बोलते जा रहे हो। ठीक है, तो आपको सही ढंग से उसको पढ़ना। फिर आता है हमारा, उसकी शिक्षण विधियाँ दी गई हैं। तो शिक्षण विधियाँ जो दी गई हैं, पहला है शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल मेथड वर्णबोध विधि। इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाएं, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाए। ठीक है, यानी कि आप जानते ही हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं पहले उनको अक्षर बनाना ही सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं अक्षरों को, फिर उसके बाद अक्षरों को जोड़ करके, मतलब पहले तो हम बच्चों को स्वर ही सिखाते हैं, फिर व्यंजन, फिर अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाना सिखाते हैं उनको। ठीक है, और उसके बाद हम उनको धीरे धीरे मात्राएं सिखाते हैं, फिर मात्राओं के बाद क्या करते हैं, हम उन्हें संयुक्त अक्षरों की जानकारी देते हैं, है ना, कि जैसे हमने बच्चों को मात्रा सिखाई, फिर उन मात्राओं का प्रयोग उन अक्षरों में जोड़ करके करना, पहले अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाना और उन शब्दों में मात्राओं का प्रयोग करना, ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता है प्रोसेस। ठीक है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या पठन नहीं सीख सकता। ठीक है, तो इसको साइकोलॉजिकल नहीं कहा गया इस मेथड को, क्योंकि अगर बच्चे को जब तक उसको याद, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या पढ़ रहा है, उसको वर्ण का ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। आप देखते होंगे बहुत से बच्चे आज भी मैंने देखे हैं कि उनको ना वर्ण के बारे में सही से आता ही नहीं, ना उनको मात्राओं का ज्ञान होता है। तो क्या होता है कि इससे वो किसी भी चीज़ को पढ़ते ही नहीं है, मतलब पढ़ ही नहीं पाते। अगर उनको रीडिंग करने के लिए कहा जाए तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जब देखते हैं तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो मैंने यही चीज़ देखा है कि जो बच्चे होते हैं तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ देखा कि उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो यही चीज़। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको वर्ण ही नहीं पता है, मतलब कि जैसे हमारा अ से ज्ञा तक होता है हमारा हिंदी वर्णमाला में, तो उनका उसका ज्ञान ही नहीं होता, वो भूल जाते हैं। तो अब जब वो वहीं पे वो चीज़ भूल गए हैं जो सबसे बेसिक है हमारे हिंदी का, तो वही नहीं आता तो वो आगे क्या करेगा। तो इसलिए क्या है कि वर्णबोध विधि सबसे पहले बच्चों को कराई जाती है। फिर आता है कि ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, तो इसका है कि यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बच्चों को सिखाते हैं तो उनको जब हम शब्द बनाना सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक जैसे राइमिंग साउंड्स वाले वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। तो ये दूसरा मेथड होता है। फिर थर्ड आता है कि स्वरोच्चारण विधि, यानी कि इंटोनेशन मेथड। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है।
यानी कि जो ये मेथड होता है तो इसमें क्या होता है कि एक ही अक्षर पे सारी मात्राओं को लगा करके बच्चों को समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केवल सब जगह क्या आ रहा है, ये क आ रहा है ना, क हर जगह पे। तो ये क है, का की कु, यानी कि मैं भी आपको दिखा दूँगी। देखिए ये क दिखा है, तो क पे इसने क्या दिखाया, फिर आ की मात्रा दिखा दी। इसके बाद उसने क्या किया, का पे ही उसने ऊ की मात्रा दिखा दी, का पे ही बड़े ऊ की मात्रा दिखा दी। तो यानी कि क्या किया उसने कि एक ही अक्षर पे क्या किया, सारी मात्राओं को पढ़ाना। ठीक है, इसे हम 12 खड़ी कहते हैं, ताकि बच्चे जो हैं ये सीखें कि किस मात्रा को हम किस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि उसका उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, तो ये होती है 12 खड़ी। इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। यह विधि प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये भी देखिए कि ये जो विधि है ये प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक नहीं दी गई है, लेकिन ये एक मेथड है बच्चों को पढ़ाने का जो यूज़ होता है स्कूल में। फिर आता है हमारा अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ। पहला है देखो और कहो विधि, यानी कि लुक एंड से मेथड। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, कोई भी हमने क्या किया, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, उस वस्तु को दिखाया, उसका चित्र दिखा के पहले हमने क्या किया, बच्चों को शब्द का ज्ञान कराया। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से सहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। और ये आप चीज़ देखिएगा कि जो हमारा टीचिंग में, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, अगर हम टीचिंग की जो प्रोसेस होती है, अगर हम उसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें यही चीज़ दे रखी है इसमें लुक एंड से मेथड में कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे अगर आप एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं वहाँ पे एप्पल बना भी होता है और लिखा होता है बड़ा सा ए, और उस चित्र के नीचे लिखा होता है एप्पल। ठीक है, बच्चे देखते हैं उसको, वर्ड्स को भी देखते हैं, फिर वो क्या देखते हैं कि सेब बना हुआ है, फिर मैम भी उनको पढ़ाती है ए फॉर एप्पल, तो बच्चे भी रिपीट करते हैं। तो क्या होता है कि चीज़ों को देखने से, सुनने से उसके दिमाग में वो इमेज बन जाती है। ठीक है, और बच्चा बहुत ही जल्दी कैरी कर लेता है उस चीज़ को, मतलब गेन कर लेता है, उसके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है। और इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और कुछ दिन के बाद आप उसको एप्पल दिखाओ, उससे पूछो कि ये क्या है, तो वो बोलेगा ए फॉर एप्पल। तो कैसे हुआ, उसके दिमाग में क्या था कि वो चित्र जो है उसके दिमाग में बिल्कुल अंकित हो गया था। ठीक है, तो वही चीज़ दे रखी है इसमें कि पहले जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो चीज़ बच्चों के सामने दिखाना। फिर आता है कि इस विधि में सभी शब्दों के चित्र उपस्थित करना असंभव है। बच्चे चित्र से सहचार्य स्थापित कर लेते हैं, यानी कि रिलेशन। चित्र के अभाव में शब्द पढ़ना कठिन हो जाता है। कई बार होता है ना कि अगर चित्र नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो पाता कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल दिखा दें, तो इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, अगर चित्र नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाते उस चीज़ को कि क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है। फिर आता है कि वाक्य विधि यानी कि सेंटेंस मेथड। इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है, इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्यों से ही पढ़ना शुरू कराना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम में बच्चों को वाचन का अभ्यास कराना चाहिए। सेंटेंस, जो ये सेंटेंस मेथड है, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि इसमें जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कि बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है, इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। यानी कि क्या करते हैं, बालकों को वाक्यों से ही पढ़ना शुरू कराना चाहिए। इसमें दे रखा है कि ये विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को वाक्य पढ़ाते हैं, फिर शब्द पढ़ाते हैं और फिर बच्चों को वर्ण। ठीक है, तो इस क्रम में बच्चों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। ये सेंटेंस मेथड दे रखा है इसमें।
थर्ड आ रहा है स्टोरी टेलिंग मेथड। इस विधि में क्या करते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उसको पढ़ाता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। फिर आता है अनुकरण विधि यानी कि इमिटेशन मेथड। देखो और कहो का ये दूसरा रूप है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं पढ़ना सीखते हैं। फिर आता है संपर्क विधि इंटरेक्टिव मेथड। इस विधि का प्रचार शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा इंटरेक्टिव मेथड है ये किसने किया था इसका प्रचार, तो ये आता है मारिया मॉन्टेसरी ने। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराती हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखती हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखती हैं उसके आगे पुनः रखते हैं। इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे धीरे छात्र शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते हैं। तो ये थी हमारी इंटरेक्टिव मेथड। फिर आता है कि पठन संबंधी त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ। तो पहला है कि अटक अटक कर पढ़ना। दूसरा है कि पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आँखों के सन्निकट या दूर रखना। तो यानी कि पठन जो पूरक है पठन संबंधी त्रुटियाँ यानी कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं। पहला तो होता है कि अटक अटक कर पढ़ना, ठीक है। दूसरा होता है कि पढ़ते समय अनुचित मुद्रा यानी कि आप लेट के पढ़ रहे हो तो ये सही मेथड नहीं होता, बल्कि बैठ के पढ़ना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और जो भी बुक है ना तो बुक को बिल्कुल आंखों के बिल्कुल ही पास रखना चाहिए, ना ही बहुत दूर, ठीक है। थर्ड क्या होता है अशुद्ध उच्चारण यानी कि गलत प्रोनाउंसिएशन करना, पढ़ने में गति का ना होना, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना। होते हैं ना कि किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि उसको अक्षर सही से नहीं दिखाई देते हैं। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्ताक्षरों संबंधी त्रुटियां, गलतियां यानी कि भाव अनुकूल आरोह अवरोह का अभाव, पठन संबंधी मार्गदर्शक का भाव, ठीक है। इसके दोषों का निवारण कैसा है, तो पहला आता है कि आवृत्ति पुनरावृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंट रिपीटिशन। इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास करा करके पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ है, बच्चा गलत पढ़ रहा है तो उसको बार बार उस अक्षर को या उस शब्द को पढ़ाओ ताकि बच्चे उसका सही प्रोनाउंसिएशन करें। सेकंड आता है वातावरण परिवर्तन यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट। बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। फिर आ रखा है चिकित्सा विधि यानी कि हीलिंग मेथड। यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या भय, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बच्चों को फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है या बच्चों को घबराहट होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसे हम डॉक्टर की हेल्प से दूर कर सकते हैं। फिर आता है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रन। कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए कि बच्चे का जितना मेंटल लेवल है, आप जिस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होनी चाहिए, हमारी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के पठन संबंधी दोषों का निवारण तभी संभव है जब छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास के बच्चे में अगर आप बहुत सारे अगर उसको बिल्कुल याद कराने लग जाए उसको ऐसे, तो वो ऐसे तो नहीं याद कर पाएगा। या आपने कोई बहुत ही हार्ड चैप्टर दे दिया उसके में जो उसके लेवल का है ही नहीं, तो बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एज लेवल के अकॉर्डिंग उनका पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी शिक्षा होती है इसमें बच्चों को केंद्र मान करके कोई भी पाठ्य सामग्री तैयार की जाती है। फिर आता है आदर्श पठन यानी कि आइडियल रीडिंग। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं पुस्तक पढ़ते समय गति, यति, आरोह अवरोह, स्वराघात व बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। यानी कि अगर
टीचर ही अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो बच्चों पे तो इफ़ेक्ट होगा ही ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि जो टीचर रीडिंग करता है तो जो टीचर होता है उसे इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। फिर आता है अनुकरण पठन यानी कि इमिटेशन मेथड। अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ना अनुकरण पठन कहलाता है। यानी कि टीचर बोल रहा है आगे से और फिर उसके बाद रिपीट कर रहे हैं बच्चे, तो ये हो गया हमारा अनुकरण पठन। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है कि शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श पठन का अनुकरण करना। तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है पठन सामग्री, जो पठन वाला हम स्किल पढ़ रहे थे। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। हाँ, ये काफ़ी लंबा वीडियो है लेकिन ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो हम मिलते हैं अब किसी न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।